तो ग्लाइकोलिपिड्स के बाद जो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है क्लास, दिस इज द लिपोपोलीसेकेराइड्स। अभी जो हम लोग क्लास डिस्कस कर रहे हैं, दिस क्लास इज अबाउट द ग्लाइकोकॉन्जुगेट, जिनमें आपके पास शुगर के साथ साथ लिपिड्स भी प्रेजेंट है। जब से हमने ग्लाइकोकॉन्जुगेट स्टार्ट किए हैं तो हमने ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के 2 डिफरेंट ग्रुप्स पहले बनाए थे। एक आपके पास शुगर प्लस प्रोटीन वाला कॉम्बिनेशन है और दूसरा आपके पास शुगर प्लस लिपिड्स वाला कॉम्बिनेशन है। सो शुगर प्लस प्रोटीन वाले कॉम्बिनेशन में हमने सबसे पहले प्रोटियोग्लाइकन्स को एक्सप्लोर किया था। प्रोटियोग्लाइकन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनके कंपोजिशन, इनमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कैसी प्रोटीन होती है, और उसके बाद इनके जो फंक्शन हैं, जिसमें हमने 4 मैकेनिज्म इंक्लूडिंग कन्फर्मेशनल एक्टिवेशन, इनहैंस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, conformational activation, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, और बाकी जो आपके पास 2 टाइप्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स के तौर पे ये जो है वो उसकी को-रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड एंड देयर रिसेप्टर, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के लिए एज अ बाइंडिंग साइट एक्ट करते हैं। इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। प्रोटियोग्लाइकन्स के बाद हमने फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिस्कस किया था कि एक्चुअली प्रोटियोग्लाइकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में किन किन पॉइंट्स का डिफरेंस है। हमको हाईलाइट करने के बाद हमने इनकी 2 टाइप्स को आइडेंटिफाई किया था कि आपकी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स ओ लिंक्ड होती हैं एंड देयर आर सम एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ग्लाइकोप्रोटीन्स को एंड करने के बाद हमने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिपिड्स को स्टार्ट किया है, विच आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस लिपिड्स। और ग्लाइकोलिपिड्स में हम लोगों ने सिंपल एंड स्फिंगोलिपिड्स, सिंपल प्लस स्फिंगोलिपिड्स, इन दोनों लिपिड्स को कंसीडर किया था। सो आज का जो हमारा कंसर्न है वो सेकेंड टाइप ऑफ द शुगर एंड द लिपिड कॉन्जुगेट्स के साथ है, जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स नहीं बल्कि लिपोपोलीसेकेराइड कहते हैं। तो लेट्स सी कि ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोपोलीसेकेराइड्स में किस चीज का डिफरेंस है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके ग्लाइकोलिपिड्स तो आपने पढ़ा है कि मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आपके लिपोपोलीसेकेराइड्स हैं, दीज आर यूनिक टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एज वेल एज वायरसेस। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये लिपोपोलीसेकेराइड्स क्या है और इनकी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है। बच्चों, इससे पहले जो आपने ग्लाइकोलिपिड्स किए हैं, ग्लाइकोलिपिड्स में आपने हमेशा ये चीज ऑब्जर्व किया है कि आपके जो फैटी एसिड्स हैं हमेशा वो ग्लिसरॉल या स्फिंगोसिन के साथ पहले अटैच होते हैं और फिर इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स आके अटैच होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप स्फिंगोलिपिड की बात करो तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन अल्कोहल स्फिंगोसिन, जिसके साथ आके फैटी एसिड्स अटैच होते हैं, एंड देन टू दिस कॉम्बिनेशन आपके पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे। सिमिलरली अगर आपको ग्लिसरोलिपिड्स याद हो तो ग्लिसरोलिपिड्स में आपने ये देखा था कि आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का, जिसको मैं यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट कर रही हूँ, इसके तीनों कार्बन एटम्स के। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के एक कार्बन के साथ आपके पास फर्स्ट फैटी एसिड अटैच है, सेकेंड कार्बन के साथ आपका सेकेंड फैटी एसिड अटैच है, एंड थर्ड कार्बन आइटम के साथ बजाय इसके कि कोई फैटी एसिड अटैच होता, एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो आके अटैच हुआ है। तो अगेन ग्लिसरोलिपिड्स में भी आपके पास ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड प्रेजेंट है, और इस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कॉम्बिनेशन पे आके आपके कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट हुई है। बट लिपोपोलीसेकेराइड्स आर द कॉम्बिनेशन जिसमें ना तो ग्लिसरॉल प्रेजेंट होती है और ना ही इसमें स्फिंगोसिन प्रेजेंट होती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। यानी इसमें आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फ्री फैटी एसिड के साथ ही अटैच हो जाते हैं, इसमें ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन की जरूरत नहीं होती। सो दीज आर नॉट प्रेजेंट इन मैमल्स, दीज आर यूनिक टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। सो हियर यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे देयर आर द 6 फैटी एसिड चेन, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। These are the 6 fatty acid chains जिनमें आपके पास ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं और इनके एंड के ऊपर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। So these 6
fatty acid chains are attached to the two carbohydrates, two monosaccharide, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो हुआ डायसैकेराइड, ठीक है। और अगर इस डायसैकेराइड की आप आइडेंटिटी देखो, दिस डायसैकेराइड इज एक्चुअली अमाइनो शुगर एंड दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज अमाइन, यानी आपके पास ये एक ग्लूकोज अमाइन है, दिस इज सेकंड ग्लूकोज अमाइन विच आर इन स्पेसिफिक लिंकेज, और इन ग्लूकोज अमाइन के ऊपर आपकी जो फैटी एसिड की चेन है वो अटैच हुई है। यहाँ पे इन फैटी एसिड्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना तो ग्लिसरॉल प्रेजेंट है और ना ही इन फैटी एसिड्स की अटैचमेंट के लिए यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ सिंडोसिन। तो आपके 3 फैटी एसिड्स जो है वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हैं, and these two carbohydrates are amino sugars including glucosamine, और दो में से किसी एक ग्लूकोजामाइन के साथ फिर फर्दर आपकी जो ओलिगोसैकेराइड चेन है ये आपके अटैच हुई है। तो वी कैन से कि आपके पास जो टोटल ये स्ट्रक्चर है दिस इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लिपिड कंपोनेंट, और लिपिड कंपोनेंट में कोई ग्लिसरॉल कोई सिंडोसिन प्रेजेंट नहीं है। वी हैव ओनली 6 3 fatty acid chains which are attached to the 2 molecules of glucosamine, और ये जो molecule of glucosamine है, these glucosamine molecules are then linked with the oligosaccharide component। तो इस तरह से आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फैटी एसिड्स के साथ अटैच हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अल्कोहल, एनी ग्लिसरॉल और सिंडोसिन मॉलिक्यूल। अब किसी भी सेल की सरफेस के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट है। सपोज दिस इज द सेल 1 जिसकी सरफेस के ऊपर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ये प्रेजेंट है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास है वो प्रोटियोग्लाइकन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी एक ही प्रोटीन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ओ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के थ्रू अटैच हैं, तो आप इनको कहोगे कि दीज आर दी ओ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और इसी प्रोटीन के साथ, इसी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एन लिंकेज के साथ भी अटैच है। तो दिस पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज एन लिंक पोर्शन। तो जस्ट लाइक द प्रोटियोग्लाइकेंस, आपके पास जो है वो प्रोटियोग्लाइकेंस में भी आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी ना कि एक ही प्रोटीन के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस आके अटैच हो सकते हैं। हेपारिन सल्फेट भी अटैच हो सकते हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी अटैच हो सकते हैं, और इसके अलावा और जो है वो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस भी अटैच हो सकते हैं। लेकिन फाइनली कौन सा प्रोटियोग्लाइकन है आप इसको डिसाइड करने के लिए क्वांटिटी चेक करते थे कि किस ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन की कितनी परसेंटेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में प्रोटियोग्लाइकन में यू हैव 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेपारिन सल्फेट एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, तो यू विल से कि आपका ये जो प्रोटियोग्लाइकन है दिस इज हेपारिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन, बिकॉज इसमें टोटल जो कंसेंट्रेशन है वो हेपारिन सल्फेट की ज्यादा है कंपेयर टू दी कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। तो इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर भी अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है तो कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है ये डिसाइड करेगा कि आपकी वो ग्लाइकोप्रोटीन एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन है या फिर ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन है। तो एक ही सेल के ऊपर आप प्रोटियोग्लाइकेंस को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, और यहाँ पे आप ग्लाइकोलिपिड्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली आपके जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं which are actually which could be the sphingolipids as well as the glycerolipids इनके साथ अटैच होते हैं। तो आप यहाँ पे इसी सेल के सरफेस के ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके किसी एक सेल के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट का जो एक यूनिक पैटर्न है वो प्रेजेंट होता है। तो जो ग्लाइकोमिक्स है दिस इज द ब्रांच ऑफ यू कैन से बायोलॉजी which is concerned with the characterization of all types of carbohydrates which are attached to single cell या फिर similar cells of a tissue। तो एक सेल की सरफेस के ऊपर या एक जैसे सेल्स जो कि टिश्यू का पार्ट है उनकी सरफेस के ऊपर कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स किस लिंकेज में प्रेजेंट है,
क्या वो कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है या ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स का जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये सारी चीजें हम लोग जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोमिक्स। ठीक है, तो ग्लाइकोमिक्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपके जो सेल्स हैं वो कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को होल्ड कर रहे हैं, उनमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट का क्या यूनिक पैटर्न है, और किस तरह से जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये सेल की फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने ये जो पॉइंट्स पढ़े हैं प्रोटियोग्लाइकन से लेके यहाँ तक लिपोपोलीसेक्राइड तक, इसको हम कह सकते हैं कि ये हम लोग ग्लाइकोमिक्स को देख रहे थे, बिकॉज हम सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट जो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच आर आइदर अटैच टू दी प्रोटीन और टू दी लिपिड्स, उनको हम करेक्टराइज कर रहे थे, उनके फंक्शंस देख रहे थे, और वहां से जो कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट है ये जरूरी क्यों है इस चीज को एनालाइज कर रहे थे। तो ग्लाइकोमिक्स या ग्लाइकोबायोलॉजी में आप लोग करेक्टराइजेशन के फंक्शंस को भी देखते हो, जैसे हम लोगों ने प्रोटियोग्लाइकन से ऑनवर्ड देखा है कि कार्बोहाइड्रेट जब किसी भी सेल के सरफेस के साथ अटैच होते हैं तो इन कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट का कुछ पर्पस होता है। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिफरेंशिएशन या सेल टू सेल इंटरेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें ग्लाइकोबायोलॉजी या ग्लाइकोमिक्स की जो फील्ड है वहां से मिलती है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जो कि मैंने बहुत स्टार्ट में प्रोटियोग्लाइकन को डिस्कस करने के बाद ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच टू दी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और ये किस तरह से जो है वो कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट किसी लिपिड या प्रोटीन के साथ जो है वो उसके फंक्शन को किस तरह से इफेक्ट करती है। या अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंपल करूं तो ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय प्रोटीन या फिर लिपिड्स को एज अ इंफॉर्मेशन कैरियर क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, लिपिड्स को भी सिलेक्ट किया जाता है, वी विल डिस्कस इन दी लिपिड्स के आपके पास कुछ लिपिड्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन कैरियर के तौर पे यूज होते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोहाइड्रेट को हम इंफॉर्मेशन रिच बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द ग्लाइको प्रोटीन्स एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। तो वाई कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स को क्यों प्रेफर नहीं किया जाता, इसकी क्या रीजन है, ये मैंने कुछ हद तक आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी की है कि आपके पास जो प्रोटीन्स है इनके अंदर जो टोटल मोनोमर्स है, इन मोनोमर्स का काउंट 20 है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली 20 अमाइनो एसिड। इसी तरह से अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करते हो तो न्यूक्लिक एसिड के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या इसके जो मोनोमर्स हैं इनका काउंट जब आप देखते हो तो वी हैव ओनली 4 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। इन 20 अमाइनो एसिड और 4 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, दीज कॉम्बिनेशंस आर लिमिटेड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स में पहली बात तो यह है कि आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स अवेलेबल है। वी हैव ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, और इनमें भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। जब मोनोसेक्राइड्स की पॉलीमराइजेशन होती है तो पॉलीमराइजेशन में हम ये देखते हैं कि आपके मोनोसेक्राइड मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिंकेजेस भी बना सकते हैं। लाइक आपके जो 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, अगर आप ग्लूकोज की ही एग्जांपल लो, सिंपल ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान इंटरेक्शन की बात करो तो हमने अभी तक उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन लिंकेज है वो अल्फा 1,4 या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज पड़ा है, बट इट डजंट मीन कि आपके पास हमेशा 1,4 लिंकेज ही बनेगा। आपके जो मोनोसेक्राइड्स हैं, these monosaccharides can be linked by 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 2,3 and 2,6 linkages. These are the stable and common linkages जो कि मोनोसेक्राइड के अंदर बन सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादातर जो है इन सब लिंकेजेस के अंदर 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज की जो कंसेंट्रेशन है उसको ज्यादा डिस्कस किया है। और जो प्रोटियोग्लाइकन्स की अगर हम बात करें या ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन्स की तो उसमें एक एडिशनल लिंकेज 1,3 लिंकेज भी हमने देखा है। तो बेशक बाकी लिंकेजेस की परसेंटेज कम होती है लेकिन उनके चांसेस हैं वो बन सकते हैं। क्वांटिटी बेशक कम होगी लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस कि ये लिंकेजेस डेवलप हों। तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर आपके पास बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं,
बिकॉज मोनोसेक्राइड्स की एक तो मल्टीपल टाइप्स हैं हमारे पास और डिफरेंट बेसिस पे या डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे हम इनको सब क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे हम इनको सब क्लासीफाई कर सकते हैं। इनमें प्रेजेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी बेस पे सब क्लासीफाई कर सकते हैं। और जब इनकी पॉलीमराइजेशन होगी तो किस लिंकेज के थ्रू ये मोनोसेक्राइड्स हैं ये आपस में लिंक होंगे, इससे भी हमारे पास जो है वो वेरिएशन या फिर कॉम्बिनेशन डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट को सिलेक्ट किया गया बिकॉज कार्बोहाइड्रेट के जो है वो हमारे पास अगर सेल्स की हम क्वांटिटी देखें तो वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर जो है वो फिट हो सकते हैं, जबकि अगर आप अमाइनो एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स की बात करो तो इनसे आपके पास हार्डली सम फ्यू हंड्रेड या फिर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि पूरी बॉडी के सेल्स को कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की बजाय कार्बोहाइड्रेट्स को सिलेक्ट किया गया है नेचर में एज द इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल। अगर मैं ये कह रही हूँ कि आपकी सेल की सरफेस के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, these carbohydrates are rich in information, these are the information rich molecule, there must be some molecule जो कि इंफॉर्मेशन को आके रीड करें। ठीक है, इन कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड करने के लिए और इनकी इंफॉर्मेशन को डी कोड करने के लिए भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मैं ये कह रही हूँ कि आपकी सेल की सरफेस के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट कोई खास किस्म की इंफॉर्मेशन रख रहा है और ये इंफॉर्मेशन जो है सपोज अगर ये आपके पास रेड ब्लड सेल है तो इस केस में आपके सेल की सरफेस के ऊपर ये जो अटैच कार्बोहाइड्रेट है, दिस कार्बोहाइड्रेट इज स्पेसिफाइंग एन इंफॉर्मेशन कि आपके पास एंटीजन ए अटैच होगी, एंटीजन बी अटैच होगी, दोनों एंटीजन अटैच होंगी या इनमें से कोई सी भी एंटीजन अटैच नहीं होगी। ये इंफॉर्मेशन इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर प्रेजेंट है। तो देयर मस्ट बी सम मॉलिक्यूल, देयर मस्ट बी सम प्रोटीन जो कि इस इंफॉर्मेशन को रीड करें और इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद उसे ट्रांसलेट भी करें, उसे डी कोड भी करें। रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर इस कार्बोहाइड्रेट को रीड करके बताएं कि दिस कार्बोहाइड्रेट इज स्पेसिफिक फॉर एंटीजन ए, so now antigen A should come and bind with this carbohydrate। ठीक है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जो कि सेल की सरफेस पर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स की इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद इसको डी कोड करें और डी कोड करने के बाद इसको ट्रांसलेट करें। सो वी हैव दीज मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स इन नेचर जो कि सेल की सरफेस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स को रीड करती है। तो स्पेसिफिकली वो प्रोटीन्स जो कि सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स को रीड करती हैं, these proteins are called as lectins। तो आप कह सकते हैं कि lectins are carbohydrate binding proteins। These are the proteins जो कि कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ बाइंड करेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स को रिकॉग्नाइज करेंगी और कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज करने के बाद किसी सेल की सरफेस के साथ क्या कर सकती है, कर सकती है। तो अब जब भी मैं लेक्टिन का वर्ड यूज करूंगी तो लेक्टिन से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि दीज आर दी प्रोटीन्स व्हिच आर गोइंग टू बाइंड विद दी सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट। इन प्रोटीन्स की इंटरेक्शन हमेशा कार्बोहाइड्रेट के साथ होती है। ये कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करके उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करती है, डी कोड करती है। So glycoconjugates display a sugar coat after the attachment of oligosaccharides, and proteins that bind to the carbohydrates with very high specificity, these proteins are called as the lectin proteins। जैसे आप लोग इससे पहले जो है वो प्रोटियोग्लाइकेंस के केस में डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटियोग्लाइकेंस में भी आपके पास जो सेल की सरफेस है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें कुछ प्रोटीन्स के ऊपर सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस आके अटैच हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस के साथ बाइंड करती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोटीन्स जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए एफिनिटी शो करती है, ये प्रोटीन्स किसी भी सेल से बिलोंग करती हो, इनका कोई भी फंक्शन हो, आप इनको एक जनरल क्लास के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो एंड द नेम ऑफ दिस क्लास इज लेक्टिन। और क्यों आप इसके अंदर इनको क्लासिफाई कर रहे हो, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक प्रॉपर्टी that these proteins can bind to the carbohydrates attached to the proteoglycan or the glycoprotein। तो कोई भी फंक्शन हो इन प्रोटीन का, ये प्रोटीन जो है वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो सकती है, डिवीजन में इन्वॉल्व हो सकती है, इंटेग्रिन प्रोटीन्स हो सकती हैं,
लेकिन चूंकि ये सेल की सरफेस के ऊपर या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड कर रही है, तो जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के लिए एफिनिटी रखेगी उस प्रोटीन को हम लेक्टिन कह सकते हैं। नाउ लेक्टिन्स की सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है, ये लेक्टिन्स किस तरह से जो है वो क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें बच्चों मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देती हूँ और उसके बाद हम इसको रिलेट करते हैं विद द फंक्शन ऑफ लेक्टिन्स कि लेक्टिन्स क्यों जरूरी है और ये सेल्स के अंदर किस किस्म के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। So some of the lectins are involved in regulation of the proteins or in determining the half-life of the protein. Like आपके पास जो है वो there are some hormones जो कि किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। आप कहते हैं कि ये एक खास टाइम पीरियड के लिए ब्लड के अंदर या किसी भी सिक्रीशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो सपोज आपके पास देयर इज अ ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। These hormones are luteinizing हार्मोन, या फिर इसमें हम दूसरा हार्मोन डिस्कस कर लेते हैं, थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है, दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंसुलिन के बारे में भी बताया था और ये कहा था कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आपके जो है दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, यानी इनमें प्रोटीन के साथ साथ अमाइनो एसिड्स के साथ साथ इनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जो कार्बोहाइड्रेट किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर रिच इन इंफॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं कि इन हार्मोन्स के ऊपर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं, इनमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और ये किस तरह से इनकी हाफ लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन के ऊपर आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं, सपोज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसकी सरफेस के ऊपर आपके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं जिनको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड चेन। इन ओलिगोसैकेराइड चेन्स में एक यूनिक प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करोगे कि इन ओलिगोसैकेराइड चेन्स की एंड के ऊपर जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, these are the unique carbohydrates which are N-acetyl galactosamine 4-sulfate linked via beta-1,4 glycosidic bond to N-acetyl glucosamine। yes, यानी पीछे वाले कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने डिस्कस नहीं किया, ये कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। सिमिलरली आपके पास ये ओलिगोसैकेराइड चेन में कोई से भी कार्बोहाइड्रेट आ सकते हैं, बट हमेशा आपके इस हार्मोन के ल्यूटिनाइजिंग या थायरोट्रोपिन हार्मोन के जो लास्ट 2 कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, these carbohydrates are N-acetyl galactosamine 4-sulfate and N-acetyl glucosamine, और इनके दरमियान जो लिंकेज होगा ये बीटा-1,4 लिंकेज होगा। These disaccharide, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कॉम्बिनेशन आपके इस हार्मोन को जो है वो एक खास किस्म के जो है वो सेल के साथ अटैच होने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो लिवर है और लिवर में आपके पास एक सेल है हेपेटोसाइट। इस हेपेटोसाइट के सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है एंड दिस रिसेप्टर इज स्पेसिफिक, ये इस डायसैकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है। आपकी ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर ये हार्मोन प्रेजेंट है, यहाँ से ट्रेवल करता है, ये लिवर के पास आएगा। लिवर के सेल्स के ऊपर एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि इस कॉम्बिनेशन को रिकॉग्नाइज करता है, और अगर किसी भी हार्मोन के ऊपर ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, ये डायसैकेराइड प्रेजेंट होता है, तो ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं। हार्मोन जैसे ही लिवर के अंदर आएगा, लिवर उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। सो वी कैन से
कि आपका ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या थायरोट्रॉपिन हार्मोन है, इसकी हाफ लाइफ डिपेंड करती है इस कार्बोहाइड्रेट शुगर के, इस कार्बोहाइड्रेट कोड के ऊपर। अगर तो ये कार्बोहाइड्रेट कोड हेपेटोसाइट ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो वो इस हार्मोन को प्लाज्मा में नहीं रहने देंगे, बल्कि इसको इनगल्फ कर लेंगे, और इनगल्फ करने के बाद इसको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। तो दिस इज हाउ कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से प्लाज्मा में से रिमूव हो जाते हैं और लिवर के अंदर उनकी क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है। सेम मैकेनिज्म है दोनों हार्मोन्स के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज वेल एज थायरोट्रॉपिन हार्मोन। तो पहला फंक्शन आपके पास लेक्टिन। अब यहाँ पे अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करें, तो ये जो हेपेटोसाइट के ऊपर रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर इज एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर, और बिकॉज ये प्रोटीन किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड कर रही थी, तो वी कैन से कि आपके पास ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज लेक्टिन प्रोटीन। तो आप कह सकते हो कि लेक्टिन जो है ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। लेक्टिन जो है ये हार्मोन्स की हाफ लाइफ को रेगुलेट करती हैं, बिकॉज हेपेटोसाइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, दीज रिसेप्टर्स आर लेक्टिन इन नेचर, और ये जो लेक्टिन है ये आपके पेप्टाइड हार्मोन्स को इनगल्फ कर सकती हैं और उनको डिग्रेड कर सकती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर कोई हार्मोन कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, ये लेक्टिन डिसाइड करेंगे। बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये लेक्टिन इतनी ही स्पेसिफिक है कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड करने के लिए, तो फिर हार्मोन ब्लड के अंदर क्या अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा? क्या वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगा? तो ये जो आपके पास लेक्टिन प्रोटीन्स हैं, दीज आर दी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। यानी जब आपके ये हार्मोन्स जो है ये एक सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन के अंदर प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में ये लेक्टिन इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एक्सीड होना शुरू हो जाएगी, यानी आपका ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कॉन्स्टेंटली जब आपके इन हार्मोन्स को सिक्रीट करना शुरू कर देगा, तो उस केस में आपकी बॉडी को तो इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी, ये माइन्यूट कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायर्ड थे, तो इस केस में आपके जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स है उनको लिवर इनगल्फ करके डिग्रेड कर देगा, और जो थोड़ी सी क्वांटिटी में हार्मोन्स रिक्वायर्ड है वो प्लाज्मा में रहते हुए अपना फंक्शन क्या कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे। तो लेक्टिन आर carbohydrate binding protein, लेकिन these proteins are dependent upon the concentration of glycoprotein as well. ये आपके पास जो है वो लेक्टिन का एक फंक्शन था कि ये प्लाज्मा के अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, हार्मोन्स, इनकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेक्टिन के कुछ एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं। लाइक आपके पास जो है वो कुछ लेक्टिन ये कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करके आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए आई विल इंट्रोड्यूस अनदर पॉइंट, जिसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपके जो कुछ पैथोजेंस हैं या कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो अपने आप को लेक्टिन से बचाते हैं किस तरह से। जैसे यहाँ पे मैंने एक मैकेनिज्म डिस्कस किया कि आपके जो हार्मोन्स हैं इनकी लेक्टिन के थ्रू जो डिग्रेडेशन है ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर के अंदर होती है। आपके जो हेपेटोसाइट्स हैं वो इन हार्मोन्स को तभी डिग्रेड करेंगे जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को इस डिग्रेडेशन से बचाने के लिए अपने इन कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड कर लेती हैं। किस तरह से हाइड करती हैं कि इस डायसैकेराइड के आगे वो सियालिक एसिड को अटैच करवा देती है। एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट को अटैच करा देती है सियालिक एसिड। वो ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन थी, और इस ग्लाइकोप्रोटीन की सरफेस के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है वो दिस इज एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन 4 सल्फेट, और ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच था विद दी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अगर ये डायसैकेराइड एक्सपोज्ड होगा तो इसका मतलब है कि लिवर इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इस प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो इतनी एफिशिएंट होती हैं कि वो अपने इस कॉम्बिनेशन के फौरन आगे एक कार्बोहाइड्रेट अटैच करवा देती हैं, जिस कार्बोहाइड्रेट इज सियालिक एसिड। तो लिवर के आपके जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, these hepatocytes are actually acelluloproteins
ACLO प्रोटीन्स मीन कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सियालिक एसिड की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, यानी ये हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं इन द एब्सेंस ऑफ सियालिक एसिड। तो अगर सियालिक एसिड प्रेजेंट होगा तो आपकी ये लेक्टिन इस कार्बोहाइड्रेट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। अगर इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी तो इसका मतलब है कि आपकी ये पर्टिकुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन से बच गई है। इसको आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे सेफ प्रोटीन है, ये प्लाज्मा के अंदर फ्रीली सर्कुलेट करेगी और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो आप कह सकते हो कि आपके कुछ सेल्स हैं वो सियालिक एसिड को अपनी जो टर्मिनल ओलिगोसैकेराइड चेन है उसके ऊपर अटैच करवा देते हैं, और ये जो सियालिक एसिड है जिसको हम न्यूरेनिक एसिड भी कहते हैं, दिस सियालिक एसिड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्रोटीन फ्रॉम अपटेक एंड डिग्रेडेशन इन लिवर। तो आपकी प्रोटीन जो है वो एक खास ड्यूरेशन के लिए प्लाज्मा के अंदर क्या कर सकती है, फ्री फॉर्म में सर्कुलेट कर सकती है, और कोई भी जो डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें एक एग्जांपल है आपके पास सीरोप्लाज्मिन, जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये इस मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को लिवर से जो है वो डिग्रेडेशन से बचा लेती है। तो लेक्टिन की एक आपने जो है वो स्पेशलिटी देखी कि लेक्टिन जो है वो सर्कुलेट करने वाली प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं, और उनको बाइंड करने के बाद उनको इनगल्फ कर लेती हैं, और इनगल्फ करने के बाद उनकी डिग्रेडेशन करती हैं। तो इस तरह से ये किसी भी प्रोटीन की जो हाफ लाइफ है उस हाफ लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ लेक्टिन इज कि लेक्टिन का सेकेंड रोल क्या है। एक तो हमने ये देख लिया ना कि ये आपकी जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको इनगल्फ करने के बाद उनको डिग्रेड करती हैं, इसका मतलब है उसकी हाफ लाइफ को कंट्रोल करती हैं। एंड द सेकेंड मैकेनिज्म इज कि समटाइम्स आपके ये जो लेक्टिन हैं, ये लेक्टिन ब्लड सेल्स की मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यानी ये ब्लड सेल्स को डिक्टेट करती हैं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो आपको यहाँ पे मूव करना चाहिए। लाइक हम कहते हैं ना कि हमारे ब्लड सेल्स में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं उनके अंदर हम इनको भी काउंट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो किसी भी केस में अगर कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और उस पैथोजन का वहां पे क्या करते हैं, उससे कंपीट करते हैं। तो इट मीन्स कि आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फ्लेमेशन और इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन, ये एक जगह पे इनकी जो है वो एग्रीगेशन या इनकी गैदरिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन व्हाइट ब्लड सेल्स को एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर लेके आएंगे, यानी एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर जो है वो मूव करने में हेल्प करेंगे। दीज आर द इंटरेक्शन बिटवीन लेक्टिन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो लेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट के दरमियान होने वाली इंटरेक्शन ना सिर्फ आपके जो हार्मोन्स हैं उनकी हाफ लाइफ को कंट्रोल करती है, बल्कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट और इन्फेक्शन साइट के ऊपर इनकी जो गैदरिंग है उसको भी कंट्रोल करती है। तो लेट्स सी कि लेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट के दरमियान होने वाली इंटरेक्शन किस तरह से ल्यूकोसाइट्स को जो है वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे मूव करने में हेल्प करती है। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम को कंसीडर करेंगे जिसको मैं स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद इन स्टेप्स को वन बाय वन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। बच्चों एक तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पहले मैंने आप लोगों से कहा है कि ऐसी सारी की सारी प्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करती हैं, इन प्रोटीन्स को हम लेक्टिन प्रोटीन्स भी कहते हैं। लेक्टिन्स की भी फर्दर टाइप्स हैं। लाइक अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ऐसी लेक्टिन है जो कि उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है जो कि सेल टू सेल एडहीजन, उन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करती है जो कि सेल टू सेल एडहीजन या फिर सेल टू सेल मूवमेंट में इन्वॉल्व है, तो इन लेक्टिन्स को आप कहेंगे सिलेक्टिन। सिमिलरली अगर आपकी कोई ऐसी लेक्टिन है जो कि उन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच करती है जो कि इन्वॉल्व है डिग्रेडेशन के अंदर, तो आप उनको एक स्पेसिफिक क्लास में रख दोगे एंड दिस क्लास विल नॉट बी सिलेक्टिन। यानी आप लेक्टिन्स को फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जिसके साथ ये अटैच हो रही है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट सेल टू सेल एडहीजन के अंदर इन्वॉल्व है तो आप इन लेक्टिन्स को स्पेसिफिकली इन लेक्टिन्स को कहोगे कि दीज आर दी
सी लेक्टिन, बिकॉज ये ऐसी लेक्टिन हैं जो कि सेल टू सेल एडिशन या सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवाने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही है। तो लेक्टिन और सेलेक्टिन जो है, आप सिमिलरली इनको जो है वो एक ही पैरामीटर की बेस पे देख सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में से ये उन कार्बोहाइड्रेट्स को स्पेसिफिकली बाइंड करती हैं जो कि सेल टू सेल एडिशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर या मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। तो सिलेक्टिन का वर्ड भी मैं जब यूज करूंगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लेक्टिन की ही एक टाइप है। तो कोई सा भी सेल जिसमें मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, रेगुलेट करना होता है, वो अपनी सरफेस के ऊपर इन लेक्टिन को डिस्प्ले करता है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास दिस इज एन एंडोथेलियल सेल, ये आपके पास ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में हमें पता है कि हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर दी एंडोथेलियल सेल्स जो कि आपकी ब्लड वेसल्स का जो इंटरनल पोर्शन है उसको लाइन करते हैं। इन एंडोथेलियल सेल्स की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में आपको कुछ प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, ठीक है। इनमें से ये जो प्रोटीन्स हैं, दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, इनको हम लेक्टिन्स भी कहते हैं। एंड बिकॉज दीज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन एडहेजन, तो आप इनको कहोगे कि दीज आर सिलेक्टिन। तो जब भी किसी किस्म का कोई इंफेक्शन होता है या कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी सेल के अंदर आता है, तो आपके ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये अपनी सरफेस के ऊपर इन सिलेक्टिन्स को डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं। प्रीवियसली या इन द एब्सेंस ऑफ इंफेक्शन, सेल की सरफेस के ऊपर ये सिलेक्टिन्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई इंफेक्शन होगा, इंफेक्शन के रिस्पॉन्स में या किसी पैथोजन की एंट्री की रिस्पॉन्स में आपकी ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये अपनी सरफेस के फीचर्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। और वो चेंज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि अपनी सरफेस के ऊपर टी सिलेक्टिन्स को क्या करना शुरू कर देते हैं, डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही किसी ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर टी सिलेक्टिन जो है वो डिस्प्ले होगी, दिस टी सिलेक्टिन इज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, इन व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स को क्या करना शुरू कर देंगी, बाइंड करना शुरू कर देंगी। तो आपकी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन इस पी सेलेक्टिन के साथ क्या करेगी, इंटरेक्शन डेवलप करेगी। तो वी कैन से कि आपका जो पहला स्टेप है वो स्टेप क्या है कि किसी भी इंफेक्शन साइट के ऊपर एंडोथेलियल सेल्स पी सेलेक्टिन्स को डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं ऑन देयर सरफेस। ये पहला स्टेप होगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपकी ये जो पी सेलेक्टिन जो एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे जैसे आपने देखा है, these P selectins are going to bind with the oligosaccharide component of leukocytes. आपके जो ल्यूकोसाइट्स जो कि प्रीवियसली फ्री फॉर्म के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे ब्लड वेसल के अंदर, ये आपके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके साथ बाइंड नहीं कर रहे थे, बल्कि फ्री फॉर्म में रोटेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये एंडोथेलियल सेल्स अपने सरफेस के ऊपर इस सेलेक्टिन को शो करेंगे, तो आपके ये ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि इनके पास ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिनके साथ ये पी सेलेक्टिन बाइंड कर सकती हैं, तो ये अब जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, ये ल्यूकोसाइट फ्री फॉर्म में सर्कुलेट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे ये लेक्टिन के साथ बाइंड कर जाएंगे, पी सेलेक्टिन के साथ बाइंड करेंगे। तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, दिस स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स विद द पी सेलेक्टिन। दिस इज स्टेप 1, जिसमें आपकी पी सेलेक्टिन सरफेस के ऊपर शो हुई है। एंड दिस इज द सेकंड स्टेप विच इज बाइंडिंग ऑफ leukocytes with the selectin. This is the second, you can say, event. थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही लेक्टिन आपकी जो है वो इस ओलिगोसैकेराइड कंपोनेंट को बाइंड करती है, ग्लाइकोप्रोटीन को बाइंड करती है, तो इस केस में अब आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन अब मूवमेंट की इनकी जो ओरिएंटेशन है या इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो जाएगी कि ये फ्री मूव करने की बजाय रोलिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेंगे। बिकॉज इस केस में यहाँ पे आपके पास ये मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ये फ्री नहीं है, तो ये सरफेस के ऊपर रोल होना शुरू हो जाता है। रोल होने की वजह से क्या होगा कि आपकी इस मॉलिक्यूल के ऊपर, व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर, ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा इंटीग्रिन भी प्रेजेंट थी। दीज आर दी इंटीग्रिन प्रोटीन, और ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है, दीज आर दी
ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सेलेक्टिन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड है, और इंटीग्रिन प्रोटीन्स हमें पता है कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि अटैचमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, एडहीजन में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आप लोगों ने प्रोटियोग्लाइकन के केस में डिस्कस किया था ये वाली प्रोटीन। तो ये इंटीग्रिन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि अटैचमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, ये कनेक्शन डेवलप करती हैं। तो यहाँ पे भी आप इन इंटीग्रिन प्रोटीन्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ग्लाइकोप्रोटीन और सेलेक्टिन की अटैचमेंट के बाद जब आपका ये जो ल्यूकोसाइट है ये रोल होने लगेगा, थर्ड इवेंट आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो ल्यूकोसाइट की सरफेस के ऊपर दूसरी प्रोटीन्स हैं विच आर दी इंटीग्रिन प्रोटीन, these integrin proteins will bind to some other proteins of endothelial cells। ठीक है, यानी आपके पास पहले लेक्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन इंटरेक्शन हुई थी जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट ने रोलिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया था। लेकिन अब आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन एडिशन टू दी ग्लाइकोप्रोटीन एंड इंटीग्रिन इंटरेक्शन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लेक्टिन इंटरेक्शन, अब आपकी जो इंटीग्रिन प्रोटीन हैं जो कि अटैचमेंट में इन्वॉल्व है, ये भी एंडोथेलियल सेल्स के साथ क्या हो गई है, अटैच हो गई है। तो अब आप कह सकते हो कि आपके जो यहाँ पे ये जो ल्यूकोसाइट्स थे इनमें एडहीजन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी ये अब आपके एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एडहियर करना शुरू हो जाएंगे। नाउ दे आर इन द लॉक कन्फर्मेशन, दे आर नॉट फ्री टू रोटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये एडहियर हो जाएंगे और फाइनली ये सरफेस के ऊपर अरेस्ट हो जाएंगे। एडहियर होने के बाद क्या होगा कि जैसे ही कोई ल्यूकोसाइट किसी एंडोथेलियल सेल की सरफेस के ऊपर एडहियर होता है, अटैच होते हैं, तो आपके ये एंडोथेलियल सेल्स यहाँ से जहाँ वो स्पेस क्रिएट करते हैं कि वो इस एंडोथेलियल सेल्स क्या करेंगे, इस ल्यूकोसाइट को यहाँ से ब्लड वेसल से साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे, लोड करना शुरू कर देंगे। तो ये आपके पास वो पोर्शन है, वो पर्टिकुलर सेल है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही थी, और ये आपके पास यहाँ पे ब्लड वेसल है। तो दिस इज हाउ कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड वेसल्स को छोड़ के उस स्पेसिफिक सेल्स तक कैसे आते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या किसी पैथोजन ने अटैक किया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लेक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। और इन इवेंट्स को अगर आप दोबारा देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, कोई इन्फ्लेमेशन होगी, तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके सेल्स एक खास किस्म की लेक्टिन को अपनी सरफेस के ऊपर शो करना शुरू कर देंगे, एंड दीज लेक्टिन्स आर पी सेलेक्टिन। इन पी सेलेक्टिन की डिस्प्ले होने के बाद आपके जो ल्यूकोसाइट थे जो कि प्रीवियसली फ्री फॉर्म में सर्कुलेट कर रहे थे, ये अटैच हो जाएंगे विद दी पी सेलेक्टिन। पी सेलेक्टिन के साथ अटैचमेंट के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपके ये वाले जो सेल्स हैं ये अब रोल होना शुरू होंगे, और रोलिंग की वजह से क्या होगा कि इनकी कुछ खास किस्म की प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इंटीग्रिन प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स विल बाइंड टू दी एंडोथेलियल सेल्स। इंटीग्रिन प्रोटीन एंडोथेलियल सेल्स के साथ कनेक्शन डेवलप कर लेंगे, जिसकी वजह से आपके ये जो ल्यूकोसाइट है ये एंडोथेलियल सेल्स पे क्या हो जाएंगे, एडहियर होंगे। और वंस आपके एंडोथेलियल सेल्स जो है वो इन ल्यूकोसाइट के साथ एडहियर होंगे, आपके जो एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स हैं ये यहाँ से डिफ्यूज होके एक स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ से व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के ऊपर लोड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द स्पेसिफिक सेल जहाँ पे किसी पैथोजन ने अटैक किया है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये भी लेक्टिन की वजह से हो रहा है। तो आपने लेक्टिन का एक जो मैकेनिज्म है वो ये डिस्कस किया कि ये प्लाज्मा के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट जो पेप्टाइड हार्मोन है उनकी हाफ लाइफ को रेगुलेट करता है। सेकेंड मैकेनिज्म आपने ये पढ़ा कि आपके लेक्टिन जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स को स्पेसिफिक साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में भेजने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यस, हमने इस चीज को भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप पॉइंट देखोगे वो ये है कि आपके मल्टीपल जो पैथोजेंस हैं जिनमें वायरसेस भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर भी कुछ जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ लेक्टिन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं। जैसे आप ये कहते हैं ना कि आपके मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर जो कि ह्यूमन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर। ठीक है,
जिसमें अगर आप कोरोना वायरस के रिसेप्टर की बात करो तो ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। इसकी कौन सी प्रोटीन बाइंड करती है? स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, दिस रिसेप्टर इज एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो आपका जो पैथोजन है, पैथोजन की प्रोटीन को आप क्या कहोगे? लेक्टिन, बिकॉज दिस प्रोटीन इज बाइंडिंग टू कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपके जितने भी जो वायरसेस हैं या जो पैथोजेंस हैं, इनके अंदर जो एक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि ह्यूमन सेल्स के अंदर या किसी भी जो टारगेट सेल है उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन को टारगेट करती हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि दीज आर दी लेक्टिन प्रोटीन। तो लेक्टिन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन बिटवीन पैथोजन एंड होस्ट, और इन लेक्टिन की वजह से कोई पैथोजन किसी होस्ट के अंदर एंटर होता है और उसके अंदर जो डिजीज का मैकेनिज्म है उसे क्या करता है? कॉज कराता है। तो थर्ड मैकेनिज्म लेक्टिन का ये है कि ये आपके जो होस्ट और पैथोजन है उसके दरमियान इंटरेक्शन करवा के पैथोजन के जो पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म है उसको फैसिलिटेट करते हैं। जिसमें एक एग्जांपल आपके पास है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट एक खास किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम लेविस बी ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इस लेविस बी ग्लाइकोप्रोटीन का जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक अगर किसी भी सेल की सरफेस के ऊपर लेविस बी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगी, इट मीन्स कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की भी चूंकि इसी ग्लाइकोप्रोटीन के लिए स्पेशलिटी है, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद डिजीज कॉज कराता है। तो इससे आप ये चीज रिलेट कर सकते हैं कि वाई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन आर प्रिडोमिनेंट इन पर्सन विद द ओ ब्लड ग्रुप। इनके अंदर इनके इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होते हैं? बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप में भी आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं वो लेविस बी ग्लाइकोप्रोटीन है, और जो आपका पैथोजन है वो भी इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन को टारगेट करता है। तो दोनों केसेस में सेम ग्लाइकोप्रोटीन पैथोजन को भी फैसिलिटेट कर रही है और वो आपकी ब्लड टाइप को स्पेसिफाई करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि आपका जो ये इन्फेक्शन है ये उन पर्सन के अंदर ज्यादा होगा जिनमें ओ ब्लड ग्रुप है। ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्योंकि ये एंटीजन लेविस बी प्रेजेंट नहीं होती, लेविस बी ग्लाइकोप्रोटीन वहां पे एब्सेंट होती है, इसलिए वहां पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। लास्ट स्टेप अबाउट लेक्टिन इज कि आपने इससे पहले जो है वो प्रोटीन सॉर्टिंग का एक टॉपिक पढ़ा था जब हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को मैनोज 6 फॉस्फेट की एग्जांपल दी थी, जो कि मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर की मदद से गोल्गी एप्लीकेशन से लाइसोसोम की तो आप लोगों को याद होगा कि आपने ये चीज पढ़ी थी कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की जो है वो मॉडिफिकेशन हो जाती है और यहाँ से आपकी प्रोटीन जब गोल्गी एप्लेटस में जाती है तो गोल्गी एप्लेटस की जो ट्रांस पोर्शन है, ट्रांस पोर्शन के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट था और इस रिसेप्टर को हमने मैनोज 6 रिसेप्टर कहा था। ये मैनोज 6 रिसेप्टर जो है ये एक्चुअली क्या करता है कि उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को बाइंड करता है जिनकी सरफेस के ऊपर मैनोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और यहाँ से इस पोर्शन से जो है वो आपका एक वर्टिकल बर्ड ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये मैनोज 6 फॉस्फेट एक्चुअली एक रिसेप्टर है, ये ऐसी प्रोटीन है जो कि मैनोज 6 फॉस्फेट को बाइंड करती है। तो आप इसको भी लेक्टिन की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो, because this protein is also binding to the carbohydrate portion of a glycoprotein। तो कोई सी भी प्रोटीन जो कि किसी कार्बोहाइड्रेट को रिस्पॉन्ड करती है, उस कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करती है, इस प्रोटीन को आप लेक्टिन कह सकते हो। तो हमने प्रोटियोग्लाइकेंस में भी जो मल्टीपल प्रोटीन्स को डिस्कस किया था उनको भी हम लेक्टिन की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर एफिनिटी विद द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन और द प्रोटियोग्लाइकेंस। तो आप जो लास्ट पॉइंट है उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि लेक्टिन ना सिर्फ जो है वो आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स की प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, जो कि पहला पॉइंट आपने देखा था। तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। उसके बाद हमने लेक्टिन का सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स को उनकी साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन या साइट ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव लेक्टिन, जिसकी वजह से ये होस्ट की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं और सेल की सरफेस के अंदर एंटर होते हैं। तो पैथोजन की होस्ट के अंदर एंट्री भी लेक्टिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू होगी। और फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं कि आपकी जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद इनके स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के अंदर जो मूव करना है वो भी लेक्टिन मीडिएटेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है। So compartmentalization of the protein is also dependent on the specific proteins which are lectin, because ये कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करेंगे और प्रोटीन की क्या कर देंगे, सोर्सिंग कर देंगे।